अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है शबलीस वॉल्यूम 3 काला मंतर। रात को तकरीबन 11 बजे होंगे। बेचैनी और बेकुली का शिकार था। गहरी सोचों में डूबा हुआ था कि अचानक जहन में कुलबुलाहटें हुई और मैं चौंक पड़ा। ये मुझसे जहनी राब्ते की कोई कोशिश थी। कोई मुझे अपनी कुव्वतों से मुतासिर कर रहा था। कौन हो सकता है? मैंने अपनी तमाम तर जहनी कुव्वतें उस तसव्वुर पर मरकूज़ कर दी और थोड़ी ही देर के बाद मेरे जहन में हमाद यमनी की आवाज़ उभरी। आकिल रफ़ीक, मैं तुमसे जहनी तौर पर रब्ता करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी आवाज़ को कबूल कर सको तो मुझे जवाब दो। हमाद यमनी साहब, आप कहाँ हैं? मैंने सवाल किया और फ़ौरन ही मुझे हमाद यमनी का जवाब मिला। मैं इस वक्त रामपुर में हूँ। रामपुर के एक हिंदू होटल में मेरा क़याम है। उन्होंने हिंदू होटल का नाम बताया, फिर अपने कमरे वगैरह के बारे में तफसीलात बताने लगे। फिर उन्होंने कहा, मगर तुम क्या रामपुर में ही हो? क्या वाकई तुम यहाँ हो आकिल रफ़ीक? जी। तो मुझे बताओ मैं तुमसे कहाँ मुलाकात करूँ? नहीं, जिस जगह के बारे में आपने मुझे बताया है मैं उसे तलाश करता हूँ। आप तक आ सकता हूँ? क्या तुम यहाँ की गली कूचों से वाकिफ़ हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन मालूमात करने से सब कुछ पता चल जाएगा। मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या इस वक्त यह मुमकिन है? कुछ देर बाद मैं होटल में दाखिल हो गया। हमाद यमनी साहब का कमरा तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस होटल में कुल 8 कमरे थे। बड़ी मामूली सी जगह थी। हमाद यमनी साहब मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखकर मेरे सीने से आ लगे और बोले, बड़ी मुश्किल है तुम तक पहुंच सकूंगा। बस यूं समझो कि मुझे अपनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन काम करना पड़ा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि तुमसे मुलाकात करने में कामयाब हो गया। आप खैरियत से तो हैं? हाँ, मैं खैरियत से हूँ। तुम अपनी सुनाओ। जिन मुश्किलात का शिकार थे उनका हल मिला? बहुत अच्छी तरह यमनी साहब, और यूं समझ लीजिए कि मैं बहुत से तजुर्बात कर चुका हूँ। बिलाशुबा, लेकिन ज़िंदगी तो बहुत तवील होती है आकिल मियाँ, और सच्ची बात यह है कि लोगों के ज़िंदगी गुजारने के अंदाज भी मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोग किसी ऐसे घराने में पैदा होते हैं, उसी घराने में होश संभालते हैं और वहीं तक महदूद रहकर ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जिन्हें ज़िंदगी में बेशुमार तजुर्बात का मौका मिले, मेरे ख्याल में वो बड़े खुश नसीब होते हैं और उनका कोई सानी नहीं होता। शायद। लेकिन आपने इस होटल में क़याम किया है? भाई, कोई जगह ही नहीं है यहाँ क़याम करने के लिए। कोई मुसलमान होटल ही नज़र नहीं आता। फिर एक मुख्तसर क़याम था। मैंने सोचा सर छुपाने के लिए जो भी ठिकाना मिल जाए। तुम कहाँ हो यहाँ पर? अब तो आपके पास ही हूँ। इससे पहले एक मुसलमान घराने में ज़बरदस्ती का मेहमान बना हुआ था। वेरी गुड, हमाद यमनी ने कहा और बैठते हुए बोले, ना तुम्हें चाय के लिए पूछ सकता हूँ, ना कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से मैंने भी परहेज़ किया है। समझ रहे हो ना? जी, अच्छी तरह। तुम्हारी तलाश एक ऐसे मसले के सिलसिले में थी जिसे सुनकर तुम दंग रह जाओगे, और हो सकता है ये भी सोचो कि किस फजूल आदमी से दोस्ती कर डाली। पता नहीं कैसे कैसे चक्करों में घिरे रहता हूँ, मगर क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा और कोई दिलचस्पी नहीं। बस यूँ समझ लो, एक ऐसा मसला लेकर आया हूँ तुम्हारे पास कि उसे सुनकर तुम मुझसे नाराज़ भी हो सकती हो। नहीं यमनी साहब, मैं आपकी बेहद इज्जत करता हूँ। फिर गुफ्तगू शुरू की जाए। क्या कोई बहुत अहम मसला है? मैंने कहा ना, इतना अहम कि तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। लेकिन तुम्हारे लिए यह सब कुछ जानना बेहद ज़रूरी है। मुआफ़ करना, वक्त काफ़ी गुजर चुका है, लेकिन मौजू ऐसा अनोखा है कि हम इसके लिए सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो फिर बताइए क्या बात है? मैंने सवाल किया। कुदरत ने तुम्हें जो अनोखी कुव्वतें बख्शी हैं, उनसे तुमने अपने लिए अभी तक क्या हासिल किया और क्या नहीं किया? थोड़ा बहुत मेरे सामने भी है, और मैं समझता हूँ कि तुम फितरतन एक अच्छे इंसान हो, वरना इन कुव्वतों के ज़रिए तुम दूसरे जगराजन राज भी बन सकते थे, और ये आज भी तुम्हारे बस में है। लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात जो कुव्वतें किसी को बख्शी जाती हैं वो उसकी शख्सियत के मुताबिक बख्शी जाती हैं। जो फ़र्ज़ तुम्हें कुदरत ने दिया है उसकी अदायगी का वक्त आ गया है। कुर्रा अर्ज़ मुसीबत में घिरा हुआ है, और इस बात का तुम्हें भी अंदाज़ा है कि इंसानियत से ज़्यादा शैतानियत फ़रोग़ पा रही है। इंसान ने इंसानी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना दिया है कि अब जीने के लिए हज़ारों मसाइल का सामना है। करने वाले चंद हैं, भुगतने वाले अरबों, जो सारी दुनिया में बिखरे हुए पड़े हैं। एटमी हथियार, खलाई तहकीकात, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानियत के लिए मोहलिक तरीन हैं, लेकिन इंसान ये सब कुछ कर रहे हैं, और इंसानियत मुसलसल तबाही की जानिब कदम बढ़ा रही है। ब्लैकर्स शैतानियत के खिलाफ जंग करना चाहते हैं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि दुनिया में उनकी तादाद गिनी चुनी है, और इस वक्त जो ब्लैकर्स मंजरियाम पर हैं या जिनका सुराग लगाया गया है, उनकी तादाद 83 है। उनमें से 27 नेगेटिव सोच रखते हैं। उन्होंने इस दुनिया को अपने लिए जन्नत बना लिया है और इस जन्नत में मनमानी कर रही हैं। वो किसी भी तरह इंसानियत के लिए कुछ करने पर आमादा नहीं हैं, और ना उन्हें मजबूर किया जा सकता है। 16 न्यूट्रल हैं।
और वो कुछ करने को तैयार नहीं, बल्कि ये समझ लो कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल गुमनामी की हालत में डाल लिया है। अपने मशागिल दरियाफ्त कर लिए हैं और उनसे मुतमईन नजर आती हैं। बाकी रह जाते हैं 40, जिनमें से 39 एक गिरोह बनाकर यकजा हो गए हैं और उन्होंने दुनिया में होने वाली खौफनाक बुराइयों के खिलाफ महाज बना लिया है और एक तरीकाकार मुतय्यन कर रही हैं कि किस तरह उन्हें बुराई के खिलाफ जंग करनी है। उनमें से एक को बुनियादी हैसियत दे दी गई है। उसका नाम इवन कार्लोस है और वो इस वक्त जापान में है। इवन कार्लोस को उस 40वें ब्लैकर की तलाश थी जो उनकी पहुंच से बाहर था और उसकी तलाश के लिए बेशुमार अफराद काम कर रहे थे। और तुम जानते हो कि वो 40वें ब्लैकर तुम हो। मुझसे इवन कार्लोस की मुलाकात किन हालात में हुई, इसकी तफसील इस वक्त तुम्हारे लिए दिलचस्प नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें एक अहम फैसला करना है। यूँ समझ लो कि उन 39 ब्लैकर्स को तुम्हारी तलाश थी और मैं तुम्हारे बारे में उनके लिए मालूमात का जरिया बन गया। ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई कि मैं तुमसे गुफ्तगू करूं और जब तुमसे मेरी बात हो जाए तो तुम्हारे फैसले से इवन कार्लोस को मुतला कर दूं। इवन कार्लोस के बारे में ये बताना तुम्हें बेहद ज़रूरी है कि ब्लैकर्स तंजीम में ये वो शख्स है जो काले जहन वाली कुव्वतों का मुकम्मल तज्जिया कर चुका है और जानता है कि इन कुव्वतों से क्या काम लिए जा सकते हैं। जदीद दुनिया तुम्हारे सामने है और तुम्हें अपने फ़र्ज़ की अदायगी करनी है। इसके बावजूद ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम क्या फ़ैसला करते हो। जो 27 ब्लैकर्स नेगेटिव हैं उन्हें प्रोग्राम से निकाल दिया है। जो 16 न्यूट्रल हैं उनसे मुसलसल बात जारी है। हो सकता है उनमें से कुछ और इंसानियत की भलाई के लिए सामने आ जाएं। 39 यकजा हो चुके हैं और 40 में तुम हो। मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। मैं हैरानी से हमाद यमनी की सूरत देख रहा था। ये एक नई ही कहानी सामने आई थी, मेरे अपने तसव्वुरात से बिल्कुल मुख्तलिफ, मेरे अपने मशगलों से बिल्कुल अलग। मैं तो एक और ही चक्कर में उलझा हुआ था। मैं उस लड़की को तलाश करना चाहता था, लेकिन यह मसला। हमाद यमनी ने मुझे देखते हुए कहा, तुम्हें इख्तियार दिया गया है, फैसला तुम्हारे अपने हाथ में है। बाहर कैफ। मैंने हमाद यमनी की बात पर जापान का रुख किया। वहाँ बहुत से दिलचस्प हालात पेश आए। वहाँ बहुत से किरदार मिले। जापान के वाक़यात में आपके गोश गुजार करता रहूँगा। वहाँ एक किरदार रानी रचना कौर भी मिली जो कि शबलीस थी और उसका ताल्लुक रियासत पटियाला से था। इखलाक और किरदार बहुत अच्छा था। बाहर कैफ। जापान की मुहिम के बाद मुझे अपनों की याद शिद्दत से आई और मैंने उनसे मिलने का प्रोग्राम बनाया। बिलाखिर दूसरे दिन तकरीबन 1:45 बजे मैंने एयरपोर्ट का रुख किया। 1:30 बजे फ़्लाइट थी और उस फ्लाइट से मुझे अपने वतन वापस जाना था। त्यारे के पहियों ने रनवे छोड़ा तो मेरे दिल में वतन की बहुत सी यादें जगमगा रही थीं। वह सब कुछ याद आ रहा था जो बचपन से अब तक गुजर चुका है। माँ बाप, बहन भाई, ना जाने क्या क्या तब्दीलियाँ हो चुकी होंगी वहाँ पर। अब और कुछ जहन में नहीं था, बस वही लोग याद थे, सिर्फ वही लोग। और मेरा दिल उनकी जानिब सफ़र कर रहा था। वो सब याद आ रहे थे जो इब्तदाई ज़िंदगी में साथ रहे। यहाँ के सफ़र का आगाज़ हुआ। ये एहसास हो रहा था कि दुनिया के दूसरे अमल अपनी जगह, अपने खून में एक अनोखी कशिश होती है और जब जहन इसकी जानिब रागिब हो जाए तो दिल के सारे दरीचे खुल जाते हैं। उन दरीचों से मेरे अपनों के चेहरे झांक रहे थे। सफ़र उन्हीं यादों के सहारे हो रहा था और मैं एक अजीब सी कैफियत का शिकार था। दुनिया में जहाँ कहीं भी घूमा, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी बीती, वो अपनी जगह एक हैसियत रखता है, लेकिन अपना घर अपना ही घर होता है। जब तक उन लोगों से दूर रहा, कोशिश की कि उन्हें जहन से फासले पर रखूं, लेकिन जब उन सब की याद आई तो दिल में मोहब्बतों के सौते फूट पड़े और एक एक को याद कर रहा था। बिलाखिर ये सफ़र तमाम हुआ। एयरपोर्ट पर उतरा और यूं लग रहा था जैसे चंद ही रोज़ तो गुजरे हों मुझे यहाँ से गए हुए। अलियास हुसैन एक मासूम बच्चे की मानिंद मुझे अपने साथ लंदन ले गए थे और फिर लंदन में एक तवील ज़िंदगी गुजारी। और जब लंदन छोड़ा तो उसके बाद दुनिया ही मुख्तलिफ हो गई और ना जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरा। लेकिन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अब यह सिर्फ चंद रोज़ की कहानी मालूम होती थी। हिंदुस्तान भी गया, जहाँ माहौल कम अज़ कम अजनबी नहीं था, लेकिन वहाँ से ये अपनायत कभी नहीं महसूस हुई जो अपनी इस सरजमीन पर कदम रखते ही दिल में जा घुसी थी। यूँ लगता था जैसे एक एक गोशा खुशामदीद कह रहा हो। बिल्कुल यही लग रहा था जैसे उस दिन जब मैंने एयरपोर्ट से जहाज़ में बैठकर सफ़र का आगाज़ किया। यही तमाम लोग उस वक्त भी मुझे देख रहे थे। चेहरों में कोई अजनबियत ही नहीं थी। बाहर निकला, तमाम कवानीन से फरागत हो गई। टैक्सी की तलाश में निगाहें दौड़ाईं। सेठ जब्बार हुसैन की कोठी अच्छी तरह याद थी। टैक्सियाँ मौजूद थीं। एक टैक्सी ड्राइवर ने गहरी निगाहों से मेरा जायज़ा लिया। गालिबन आसामी भांप रहा था। जब मैंने उससे अपनी मतलूबा जगह चलने के लिए कहा तो उसने अपनी रकम का मुतालबा किया। मुझे हंसी आ गई, लेकिन मैंने फ़ौरन ही मंजूर कर लिया। मेरे वतन का पहला शख्स जो मुझसे अपने लिए फ़ायदा हासिल करना चाहता था।
एक छोटी सी रकम की ख्वाहिश के मुताबिक उसे ना देना क्या मायने रखता था। टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी मतलूबा इलाके की सिमत चल पड़ी। रास्ते को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। बिल आखिर सेठ जब्बार हुसैन की कोठी आ गई और उस कोठी को देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कोई तब्दीली नहीं हुई थी इसमें, ज़रा बराबर भी। भला सेठ जब्बार हुसैन जैसे कंजूस आदमी कहीं खर्च करने की कोशिश करते। कोठी में दाखिल हो गया और इत्तफाक की बात कि सेठ जब्बार को सबसे पहले देखा। चौंक कर मुझे देखने लगे। मैंने सलाम किया तो सलाम का जवाब दिया और खुश इखलाकी से बोले, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। मेरी निगाहें उस सिमत उठ गईं जहाँ मेरे वालिदैन रहते थे, लेकिन वो जगह अब खाली पड़ी हुई थी, कोई नज़र नहीं आ रहा था। मेरे जितने अफरादे खाना थे उनकी मौजूदगी में ये तो नामुमकिन था कि वो जगह इस तरह सुनसान नजर आ जाती। जब्बार हुसैन सवालिया निगाहों से मुझे देख रहे थे, बिल्कुल नहीं पहचान पाए। दूसरी बार उन्होंने वही सवाल दोहराया जो पहले कर चुके थे। मैंने आहिस्ता से कहा, आप सेठ जब्बार हुसैन हैं? जी जी मैं ही हूँ। मैं कुछ अरसे आपका मेहमान रहना चाहता हूँ, मैंने शरारत से कहा। क्या? मेरी तवक्को के मुताबिक सेठ जब्बार हुसैन उछल पड़े। इस शहर में बेसहारा हूँ और मेरे पास होटल के क़याम के लिए पैसे भी नहीं हैं। किसी ने आपका नाम बताया और कहा कि यहाँ के सेठ जब्बार हुसैन ही एक ऐसी शख्सियत हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद करते रहते हैं और उन्हीं के पास चले जाइए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। किस नामाकूल ने तुम्हें मेरा नाम बताया? सेठ जब्बार हुसैन नथने फुलाकर बोले। नहीं, आदमी तो ठीक ठाक ही था। सेठ साहब बहुत शरीफ आदमी मालूम होता था। लुच्चा लफंगा होगा, मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। मियाँ शक्ल सूरत हुलिया और लिबास से तो अच्छे आदमी मालूम होते हो। क्या ज़माना आ गया है, पहले भी फनकार हुआ करते थे। दुआएं देकर, आंखें अंधी करके, जिस तरह भी हो सकता था दूसरे को मुतासिर करके भीख मांगते। लेकिन ये ज़माना जदीद हो गया है। नाई हेयर आर्टिस्ट बन गए हैं, धोबी ड्राई क्लीनर्स बन गए हैं। इस तरह हर शोबे में लोगों ने अपने आप को ऊंचा कर लिया है। अब किसी मेरासी को देखो और ज़रा मेरासी कहकर देख लो, आर्टिस्ट कहलाती हैं, फनकार कहलाती हैं। उसी तरह तुम लोगों ने भी अपने कारोबार को नए रंग दे लिए हैं। सूट पहनकर, सफरी बैग हाथ में लेकर अब तुम इस तरह भीख मांगते हो। मैं कहता हूँ फ़ौरन निकल जाओ यहाँ से, वरना नौकरों को बुलाकर धक्के देकर निकलवा दूंगा। सेठ साहब सुनिए तो सही, अब लोग इतना झूठ तो नहीं बोल सकते कि आप जैसे आदमी को एक मुखय्यर आदमी कहें। लोग झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, ये तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं एक लम्हे के लिए तुम्हें यहाँ नहीं देख सकता। मगर मैंने तो सुना था सेठ साहब कि आपने एक पूरे खानदान को यहाँ पाल रखा था। बस बस, फजूल बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। न जाने वो खानदान कैसे मेरी इस कोठी में आ घुसा और अच्छे खासे दिनों तक मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा। हज़ारों खर्च हो गए। किराए पर उठा देता अगर अपने सर्वेंट क्वार्टर तो अच्छी खासी रकम मिल जाती। मगर गलती आदमी से ही होती है। तुमसे किसने कहा? सेठ अलियास हुसैन ने, लंदन में रहते हैं। मैंने हंसी रोकते हुए कहा। बड़ा मज़ा आ रहा था जब्बार हुसैन से बातें करने में। भाई का नाम सुनकर उनका मुंह हैरत से खुल गया। चौंक कर बोले, सेठ अलियास हुसैन, लंदन? तुम उन्हें कैसे जानते हो? मेरे बड़े करम फरमा हैं, बड़े एहसानात किए हैं उन्होंने मुझ पर। क्या बताऊं आपको सेठ जब्बार हुसैन साहब? बकवास कर रहे हो। मालूमात हासिल करके आए होगे, मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। नहीं जनाब, शायद आप भूल गए। मगर ठहरिए, क्या मुझे अंदर बिठाकर एक प्याली चाय भी नहीं पिलाएंगे? अंदर बिठा लूँगा तो जमकर ही रह जाओगे। यहीं बात करो, यहीं। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और चाय वाय मैं किसी को नहीं पिलाता। मुलाजिम छुट्टी पर हैं, यहाँ बैठ सकता हूँ। मैंने अपना सफरी बैग एक जानिब रखकर पत्थर की एक ऐसी जगह की तरफ इशारा किया जो तामीर ही का एक हिस्सा थी, लेकिन उस पर बैठा जा सकता था। खड़े होकर बात नहीं कर सकते। सेठ जब्बार हुसैन बोले, आपके ख्याल में मेरे बैठने से यह पत्थर घिस जाएगा? चरब जुबानी मुझे नापसंद है, समझे? जी बेहतर। तो बात सेठ अलियास हुसैन के एहसानात की हो रही थी। मैंने बैठने का इरादा मुलतवी करते हुए कहा। सेठ अलियास हुसैन एक बच्चे को अपने साथ लंदन ले गए थे। ये उन्हीं साहब का बच्चा था जो आपके सर्वेंट क्वार्टर में रहा करते थे। आकिल रफ़ीक नाम था उसका, याद है? अच्छी तरह याद है मुझे, शतरंज खेलता था। जी जी वही। तो फिर उन्होंने उस बच्चे को ना जाने क्या बना दिया। जब्बार हुसैन साहब यकीनी तौर पर उस बच्चे पर सेठ अलियास हुसैन के ये एहसानात जब्बार हुसैन ही की वजह से हुए थे। मगर तुम्हारे इन बातों से क्या वास्ता? वही बच्चा तो हूँ मैं। आकिल रफ़ीक है मेरा नाम, रफ़ीक साहब का बेटा। मैंने कहा और सेठ जब्बार हुसैन को जैसे बिजली का नंगा तार छू गया। हैरत से मुंह खोल दिया। फटी फटी आंखों से मुझे देखते रहे, फिर बौखला गए। समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। बौखला कर नाचने लगे, फिर चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार पैदा हुए और इसके बाद उसी अंदाज में बोले, तो तुम हो आकिल? बेवकूफ़ बना रहे थे मुझे। क्यों? उठो, चलो तो अंदर आओ, चलो चलो।
उन्होंने फौरन ही लहजा तब्दील कर लिया और मैं हंसता हुआ उनके साथ अंदर दाखिल हो गया। पता नहीं सेठ जब्बार हुसैन को अब मुझसे कोई दिलचस्पी थी या नहीं, लेकिन जिन अल्फाज में वो मेरे वालिदैन के यहाँ से जाने का तज़किरा कर चुके थे, उसे ये अंदाज़ा हो जाता था कि उनके जाने से वो खुश हैं। जाहिर बात थी कि बहालत मजबूरी उन्होंने अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में उन्हें क़याम करने दिया और ये मजबूरी में था। ये दूसरी बात है कि इंसानी नुक्ता निगाह से गैर भी अपने हो जाती हैं। सेठ जब्बार जैसे कंजूस आदमी के लिए यह ज़रा मुश्किल काम था। ऐसे गैर उन्हें अपने बिल्कुल नहीं लग सकते थे, जिन पर खर्चा भी हो और वो भी मजबूरी की हालत में। लेकिन रवैया तब्दील हो गया था, मामूलात वही थे। मिसेस जब्बार हुसैन, उनके बच्चे सब के सब मेरे इर्द गिर्द आ जमा हुए और मैंने सेठ जब्बार हुसैन से होने वाली गुफ्तगू को नज़रअंदाज कर दिया। जाहिर है इसी तबीयत के आदमी थे, बुरा मानने का क्या सवाल। चाय भी आई मेरे लिए और सेठ जब्बार हुसैन दूसरे लोगों को बताने लगे कि किस तरह मैंने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। इसके साथ साथ ही मुझ पर अपने एहसान भी जता रहे थे। अलियास हुसैन ने तुम्हें तो बिल्कुल अंग्रेज़ बना दिया। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुदा के फजल से मैं पक्का मुसलमान हूँ और अंग्रेज़ कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। अलियास हुसैन ने तो ख़त पत्र लिखना ही छोड़ दिया। कितना अरसा हो गया, ख़त भेजा है मेरे लिए? नहीं, मुझे भी उनसे जुदा हुए तवील अरसा गुजर गया। दुनिया के कई मुल्कों की सैर करता हुआ यहाँ पर पहुँचा हूँ। अच्छा, वहाँ से नहीं आ रहे? नहीं भाई, खूब आए। और क्या हुलिया तब्दील हुआ है तुम्हारा, कमाल है। मैं तो वाकई नहीं पहचान सका। मियाँ, दौर बहुत बुरा आ गया है। लोग ना जाने कैसी कैसी हमदर्दियाँ हासिल करके घरों में आग घुसती हैं, उसके बाद डाके पड़ते हैं, कत्ल हो जाते हैं। बस इसलिए मोहतात हो गया था। अब मैं बुरा आदमी भी नहीं हूँ। सेठ जब्बार हुसैन अपनी सफाई पेश करने लगे। मैंने अपने वालिदैन के बारे में पूछा। ऐश कर रही हैं? तुमने तो अच्छी खासी रकूमात भेजी थी उन्हें, लेकिन दौलत जी का जंजाल होती है। हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। बहुत से बहन भाई हैं तुम्हारे, तुमसे बड़े ही थे सारे के सारे। कुछ और का इजाफा भी हुआ है। मतलब ये है कि जो कुछ तुमने भेजा हीले बहानों से लोगों ने हासिल कर लिया और अपने अपने ठिकाने करके बैठ गए। अच्छे खासे कारोबार कर रहे हैं तुम्हारे तमाम भाई। शादियां भी हो गई हैं कुछ की, और सब ने अपने अपने घर अलग कर लिए हैं। रफ़ीक अहमद साहब बस उन लोगों के साथ रहते हैं जिनकी शादियां नहीं हुई। कुछ बहनें हैं और कुछ छोटे भाई हैं तुम्हारे, और बड़े भाइयों की जिनकी शादियां हो गई हैं वो अपने अपने अलग घरों में रहते हैं। हाँ, और तुम्हारी भेजी हुई दौलत के बल पर रफ़ीक अहमद साहब ने यही सबसे बड़ी गलती की कि पैसे बच्चों में तकसीम कर दिए। अपने हाथ में रखते तो आज ये कैफियत ना होती। अब बिल्कुल दरमियाने से अंदाज में रहते हैं। बहुत अरसे से तुमने उनकी खबर भी नहीं ली थी। जी, आपसे मुलाकात होती रहती है, मैंने किसी कदर अफसुर्दगी से कहा। हाँ, कभी कभी मिलते रहते हैं। मेरे एहसानमंद हैं, बच्चों की शिकायत करते रहते हैं। कुछ बहनों की शादी भी हुई है। हाँ, 4 बहनों की शादी हो चुकी है। इसका मतलब है कि अभी अच्छा खासा ख़ानदान गैर शादीशुदा होगा। रफ़ीक अहमद ने एक ही तो काम किया है ज़िंदगी में। अगर इस बुनियाद पर उन्हें मंजर-ए-आम पर ले जाया जाए तो शायद कोई अवार्ड मिल जाए। बच्चों की पैदाइश के सिलसिले में उन्होंने कमाल दिखाया, जबकि हमारे मुल्क में बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, तो क्या आप मेरी रहनुमाई नहीं फरमाएंगे? क्यों नहीं, मगर यहाँ रुको एक आध दिन, उसके बाद चले जाना। सेठ जब्बार ने कहा, लेकिन साफ जाहिर होता था कि चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हो गए हैं। इस एहसास के साथ कि कहीं मैं उनकी बात को सच ना समझ बैठूं और उस पर अमल ही ना कर डालूं, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे फ़ौरन मेरे वालिद के पास पहुंचा दिया जाए, और उन्होंने ये दरख्वास्त कबूल कर ली। मैं सेठ जब्बार की कार में अपने घर की तरफ चल पड़ा। जो तफसील मुझे बताई गई थी थोड़ी सी अफसोसनाक थी, लेकिन बहरहाल दुनिया के हर रंग ही हैं, ये देखना था। गर्ज ये अपने घर पहुंचा। ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। एहसास होता था कि भाइयों ने वालिद साहब की खूब हजामत बनाई है और मेरी भेजी हुई रकम हड़प कर गए हैं। ताहम वो भी मेरे भाई ही थे। मेरे लिए दौलत का हसूल कौन सा मुश्किल काम था। अलगर्ज मैं अपने घर पहुंचा। यहाँ सचमुच वालिद साहब ने वही फुलवारी लगा रखी थी। बहुत से फूल बिखर गए थे, लेकिन इसके बावजूद ज़रा फरागत के लम्हात में उनका मशगला फिर से जारी हो गया और कई छोटे छोटे फूल उनके आंगन में बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर यकीन नहीं आता था कि ये मेरे बहन भाई हो सकते हैं। वालिद साहब भी मुझे देखकर उछल पड़े। वालदा साहिबा गले से लगकर ज़ारो कितार रोने लगीं। बहन भाई आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखते रहे, और जब उन्हें यह पता चला कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ तो ना जाने उनके जहनों में क्या क्या तासुरात पैदा हुए होंगे। सेठ जब्बार हुसैन रस्मन थोड़ी देर रुके और उसके बाद चले गए। वालिद साहब ने थोड़ी देर में भाइयों की शिकायतें करना शुरू कर दी। वैसे उन सब के चेहरों से सच्ची खुशी फूट रही थी, और मैं ये तज्जिया कर सकता था कि इस खुशी में कोई खोट नहीं है। दुनिया के तमाम रिश्ते यकजा हो जाएं, माँ बाप का रिश्ता मुनफरिद ही रहता है।
और इसका कोई मुकाबला नहीं होता। इन लोगों के दरमियान आकर मुझे बेपनाह मुसर्रत हासिल हुई और मैं बड़ा मसरूर था। तमाम बहन भाई रफ्ता रफ्ता बेतकल्लुफ़ होते जा रहे थे और मुझे यह एहसास हो रहा था कि यह दुनिया ही मुख्तलिफ होती है। वक्त गुजरता रहा। मैंने वालिद साहब से तफसीली मालूमात हासिल की। पता ये चला कि जो शहराजा मुंतशिर हो गया है वो बिल्कुल ही अलग नहीं हो गया। भाई बहन मिलते रहते हैं और रस्मी तौर पर एक दूसरे का ख्याल भी रखा जाता है। मेरे बारे में इतला दे दी गई और तकरीबन 10 दिन खूब हंगामों में गुजरे। वो हंगामे जिनसे मुल्क से बाहर रहकर दूर हो गया था और उनका तस्वुर ही जहन में गुम हो चुका था, लुत्फ़ आ रहा था इन हंगामों में और मैंने ये 10 दिन खूब तफरीहात में गुजारे। इसके बाद चूंकि फौरी तौर पर कोई मंसूबा जहन में नहीं था, यह एहसास हो रहा था कि शमशेरा अब दोबारा नहीं मिलेगी। इतना दूर कर दिया गया है उसे मुझसे कि शायद मेरे हाथों की पहुंच वहां तक ना हो सके। नन्हे बहन भाई बहुत प्यारे लगते थे। मैंने भी सोचा था कि मैं हरफ़े आखिर हूँ, लेकिन वालिद साहब ने मेरे इस ख्याल को शिकस्त दे दी। मैं उन पर अपनी किसी कुव्वत का इजहार नहीं करना चाहता था, लेकिन यह अंदाज़ा हो गया था मुझे कि अभी वालिद साहब के शानों पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और भाई यही जिम्मेदारियां छोड़ भाग गई हैं। उन्होंने बकौल शख्स से भागते भूत की लंगोटी ही हासिल कर ली थी और उस पर गुजारा कर रहे थे। उनके घरों का भी जायजा लिया, सभी ने दावतें की थी मेरी। अंदाज़ा ये हुआ कि मेरी भेजी हुई रकूमात से उन्होंने अपने आप को इतना मुस्तहकम ज़रूर कर लिया है कि उनका काम चल रहा है। अब तमाम बहनों और भाइयों के लिए, यानी वो जो वतन में थे, मेरा मतलब है वालिद साहब के घर कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी थीं। वालिद साहब ने दबी दबी जुबान में कहा, आकिल बेटे, तुमने देखा इन लोगों की पेशानी पर शिकन भी नहीं है। हालांकि एक एक को जानता हूँ, बड़े से बड़े नाकारा इनमें मौजूद हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बल पर दौलत कमा सकता, लेकिन सब के सब खुशी से फूले फिर रही हैं तुम्हारे बल पर। कहूँगा तो बात बुरी लगेगी सबको, लेकिन हकीकत यही है कि बजाते खुद इनमें से कोई इस कदर मुस्तहकम नहीं हो सकता था जिस कदर अब है। मगर मेरा मसला मेरा ही रह गया है। आप फिक्र क्यों करते हैं अब्बू, मैं जो आ गया हूँ। बेटे, तुम भी कितना कर सकते हो, जिम्मेदारियां तो अभी बहुत ज़्यादा हैं मुझ पर। आप मुतमईन रहें, अभी मैं आपके पास मौजूद हूँ। इतना कुछ करके जाऊँगा कि आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। जाऊँगा से क्या मुराद है तुम्हारी? क्या फिर लंदन वापस जाने का इरादा है? हाँ अब्बू, मेरा तो कारोबार ही ज़रा मुख्तलिफ हो गया है। क्या कर रहे हो ये आज तक नहीं बताया। बस ऐसा ही कारोबार करता हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का। यहाँ से माल खरीदा, दूसरे मुल्क भेज दिया, वहाँ से खरीदा, तीसरे मुल्क भेज दिया। मुल्क मुल्क घूमना पड़ता है। अलियास भाई ने दर हकीकत हमारे साथ बड़ा एहसान किया है। कम अज़ कम तुम अपने तौर पर मसरूफ़ हो गए। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। बस अब्बू, आप मुतमईन रहें, बहुत कुछ हो जाएगा, मैंने कहा और इसके बाद मनसूबाबंदियाँ करने लगा। घर से बाहर निकल आया, अपने तौर पर अपने मकसद के लोग तलाश किए और फिर एक मंसूबा बना लिया। 4 आदमी मैंने हासिल कर लिए। ये सब कमीशन पर मेरे साथ काम करने पर आमादा थे। रेसें होती थीं। इब्तदा मैंने रेस कोर्स से ही की। खासी रकम लेकर रेस कोर्स पहुंचा और अपने 4 आदमियों को मसरूफ़ कर दिया। पहली रेस शुरू हुई। घोड़ों को ट्रैक पर चहलकदमी करते हुए देखा, लोगों से मालूमात हासिल की। कई घोड़े फेवरेट थे और लोग उनके जीतने की उम्मीद कर रहे थे। उन्हीं के भाव ज़्यादा थे। मैंने एक ऐसे घोड़े को देखा जो देखने में भी हल्का ही लगता था और उसका भाव भी बहुत ज़्यादा था। चुनाचे मेरे 4 आदमियों ने बड़ी बड़ी रकमें उस घोड़े पर लगा दी। थोड़ी सी रकम मैंने भी उस पर लगाई, बाकी प्लेस पर रकम लगाई और पहली रेस का आगाज़ हो गया। घोड़ों ने स्टार्टिंग पोस्ट से स्टार्ट लिया और इसके बाद उनका रुख तब्दील होता रहा। देखने वाले चीख रहे थे। बिलाशुबा वो फेवरेट घोड़े अपने ओहदे के तहत आ रहे थे, लेकिन जब टर्न हुआ और उन फेवरेट घोड़ों ने उस घोड़े के सामने जान तोड़ कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन उसे आगे निकलने में नाकाम रहे, तो देखने वाले हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगे। वह मरियल सा घोड़ा बर्क रफ्तारी से उन सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे आ रहा था और मेरी निगाहें उस पर जमी हुई थीं। किसी जानवर पर मैं अपनी इस कुव्वत का पहली बार तजुर्बा कर रहा था और यह खतरा मैंने मोल लिया था, लेकिन नताइज खातिरख्वाह निकले और वो घोड़ा बाकी घोड़ों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला रहा था। और इसके बाद ज़बरदस्त हंगामा हो गया। घोड़ा जीत गया। पहली ही रेस में मुझे इतनी दौलत हासिल हुई कि मेरे 4 साथी भी आंखें फाड़े बैठे हुए थे। गर्ज ये कि दूसरी रेस खेली गई, तीसरी और चौथी, और मैंने गैर मुतवक्का घोड़े जताए। मैं मसरूर था। शाम को जब रेस कोर्स से वापसी हुई तो हमारे पास नोटों के अंबार जमा थे। मैंने उनमें से एक माकूल रकम अपने 4 साथियों को दी। वो खुशी से फूले न समाए। मुझसे ये भी ना पूछा उन्होंने कि इन घोड़ों का इंतखाब मैंने कैसे किया, लेकिन उसी दिन मैंने सख्ती से हदायत कर दी कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसके सिलसिले में वो कोई सवाल मुझसे नहीं करेंगे।
वो खामोश हो गए। जो मुनाफा उन्हें हासिल हुआ था किसी और जरिए से मुमकिन नहीं था। वापस आने के बाद मैंने जब नोटों का ये अंबार वालिद साहब के सामने पेश किया तो वो नीम बेहोशी किसी कैफियत का शिकार हो गए। वालिद साहब ने आंखें फाड़ कर पूछा कि मैं ये रकम कहाँ से लाया, तो मैंने मुस्कुराकर उन्हें टाल दिया और कहा कि वो इत्मीनान रखें, इतनी दौलत जमा कर दूंगा उनके पास कि मसाइल उनके करीब से नहीं गुजरेंगे। अलबत्ता दूसरी सुबह मैंने वालिद साहब को अखबारात में कुछ तलाश करते हुए देखा। कुछ बेचैन से नजर आ रहे थे। पूछा तो हंसकर बोले, भाई दिल में जो कुछ है कहूँगा तो बुरा मान जाओगे। नहीं अब्बू, आपके दिल में जो कुछ भी है साफ कह दीजिए, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं देख रहा था कि कल कौन से बैंक में डाका पड़ा है, लेकिन आज के अखबार में तो डाके की कोई खबर नहीं है। मेरे हलक से कह कहा आज़ाद हो गया। इसका मतलब है कि वालिद साहब रात भर इस तशवीश का शिकार रहे हैं कि मैंने डाका जनी करके ये रकम उन्हें हासिल करके दी है। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि ऐसा कोई कारोबार मैं नहीं करता। ये रकम मैंने यहाँ अपने कारोबार के सिलसिले में हासिल की है और इसके बदले जिन लोगों ने रकम लगाई है उन्हें बेहतरीन मुनाफा दूंगा। मैंने उन्हें बताया कि और भी बेशुमार पार्टियां काम के लिए तैयार हैं। मैं उन्हें इस कदर मुस्तहकम करके जाऊंगा कि फिर वो मेरे भाइयों के दस्त नगर नहीं रहेंगे। यूं मैंने एक बार फिर अपने घर में खुशियों का आगाज़ कर दिया। वालिद साहब तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पहली ही रकम मैंने उन्हें इतनी दी थी कि उनके तसव्वुर से भी बाहर थी। मगर मैं जानता हूं कि मुझे इस सिलसिले में क्या करना है। यहाँ ख़ास दिन क्याम करके मैंने शनासाइयाँ हासिल की और फिर ऐसे क्लबों और जिम खानों के चक्कर लगाने लगा जहाँ ताश का खेल होता था। और फिर मैंने अपने काम का आगाज़ कर दिया। मैं खुद नहीं खेलता था बल्कि निहायत एहतियात से अपने चारों साथियों को खिलाता और मेरी तरकीब शानदार तरीके से कामयाबी हासिल कर रही थी। मैं ताश खेलने वालों को अपने ट्रांस में ले लेता और वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक खेल खेलते, नतीजे में हारते और मेरे चारों साथी जीत जाते। इसी तरह मैं दौलत इकट्ठी करता रहा। वालिद साहब को जो रकम दी थी उसे महदूद कर दिया और बाकी रकम अपने पास महफूज कर रहा था। तवील अरसे के बाद घर वापस लौटा था तो लातादाद जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। ये अंदाज़ा भी हो गया था कि मेरे भाइयों ने खुद गर्जी से काम लिया है और मेरी भेजी हुई दौलत से अपनी अपनी दुनिया आबाद करके बैठ गई हैं। ज़माने का एक नया रंग निगाहों के सामने आया। खुद गर्जी तो खैर दुनिया के हर खित्ते में पाई जाती थी, लेकिन बाज़ जगह इसके रंग ऐसे ऐसे नजर आते थे कि हैरानी होती थी। चूँकि मेरे पास कुदरत ने एक जरिया मुहैया कर दिया था, इसलिए मैं अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं रह सकता था और एक मौसर मनसूबाबंदी की थी मैंने। बड़े दिलचस्प तजुर्बात हो रहे थे। बहुत सी ऐसी बातें सामने आ रही थी जिन पर पहले कभी गौर नहीं किया। बहनों का मसला था, छोटे भाइयों का मसला था। बेशक वालिद साहब किसी न किसी तरह उनका काम चला रहे थे और ये अंदाज़ा भी मैंने लगा लिया था कि बड़े भाइयों की जानिब से उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती और मसाइल उनके अपने शानों पर छोड़ दिए गए हैं। मुझे इससे गर्ज नहीं थी बल्कि अफसोस था कि पहले इस जानिब तवज्जो नहीं दी जबकि देनी चाहिए थी। खैर, जो वक्त गुजर गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अब कोई ऐसा पहलू तिश्ना नहीं छोड़ना चाहता था जिसकी वजह से मेरे फ़राइज़ में गफलत हो। मैंने दूसरे तमाम ख्यालात तर्क कर दिए और यह भी फैसला कर लिया कि अगर फौरी तौर पर इवन कार्लोस की जानिब से कोई तलबी हुई तो माजरत कर लूँगा और बता दूंगा कि मैं अपने तौर पर मसरूफ़ हूँ। ज़िंदगी का आगाज़ यहीं से हुआ। अगर यही पहलू महफूज ना हो तो फिर सारे मामलात बेकार हैं। थोड़ी सी खुदगर्जी मुझे भी इख्तियार करनी थी, लेकिन शुक्र था कि मेरी इस कार्रवाई के दौरान इवन कार्लोस की जानिब से कोई तलबी नहीं हुई और ना कोई नया हुक्म मिला। मेरे चारों आदमी बड़ी वफादारी से अपना काम सरअंजाम दे रहे थे, लेकिन यह भी हकीकत थी कि दूसरों की निगाहों से छुपना मुश्किल काम था। लोग अब मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगे थे और अंदाज़ा लगाने वाले ये अंदाज़ा लगाते जा रहे थे कि वो चार अफराद जो रेस कोर्स में जाते हैं तो वहाँ तहलका मचा देती हैं। जिस घोड़े पर हाथ रख दिया उसे जीतना ही जीतना होता है। जिम खानों और जुए के क्लबों में अलग उनकी तकदीर अरूज पर थी और उन्हें हमेशा मेरे साथ देखा जाता। लोगों ने जुस्तजू भी की कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब मुझे अपने काम में तजुर्बा हो गया था। चुनाचे मैं आसानी से मार खाने वालों में से नहीं था। लोगों को एक पुरस्कार कैफियत का तो एहसास था, लेकिन वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि होता क्या है। हर तरह कोशिशें करके देख लिया गया, लेकिन बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। क्लबों में मुझे आकिल रफ़ीकी की हैसियत से शनाख्त किया जाता, लेकिन लोग अब मुझे मॉडर्न दरवेश कहने लगे और वही सब कुछ हो रहा था जो ऐसे हालात में हो सकता था। बड़ी बड़ी शौकीन ख़वातीन मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगीं और मेरी दोस्तियाँ हासिल करने के लिए कोशां थीं। मैंने उन्हें मायूस नहीं किया। बेशुमार दोस्तियाँ हो गई थी मेरी, लेकिन बस दोस्तों की हद तक। इससे आगे कदम बढ़ाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। जहन के गोशों में आज भी शमशेरा मौजूद थी जिसे मैं कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था।
यूं काफ़ी वक्त गुजरता चला गया और मेरा अपना काम मुकम्मल होने के करीब हो गया। मैंने बहुत आला दर्जे की एक कोठी खरीदी, वालिद साहब से उसे पोशीदा रखा। ये कोठी खरीदने के बाद मैंने इसे हर तरह डेकोरेट किया और इसके बाद तमाम गैर शादीशुदा बहनों के नाम से भारी भारी रकमों के अकाउंट खोले। ये अकाउंट ऐसे थे कि इनसे बहनों को माहाना मुनाफा भी हासिल हो और इसके साथ साथ ही जब उनकी शादियां हों तो वो रकम उन्हें महफूज पैमाने पर मिल जाए। इस तरह मैंने वालिद साहब के शानों का बोझ हल्का कर दिया। भाइयों के लिए तालीमी खराजात का एक माकूल बंदोबस्त किया और जब ये सारे काम मुकम्मल हो गए तो मैंने उन्हें वालिद साहब के सामने पेश कर दिया। मैंने उन्हें पुराने मकान से नई कोठी में मुकीम किया तो सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। खुशी से दीवाने हो गए थे। वालिद साहब की आंखों में आंसू आ गए। मुझे देखते हुए वालदा से बोले, हम इसे खोटा सिक्का कहते थे, क्यों, यही बात है ना? वालदा साहिबा ने गर्दन झुका ली। मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसने इतना सोचा, बस इसके लिए दुआओं के सिवा और क्या दे सकता हूँ। और क्या है मेरे पास बेटे, हकीकत यह है कि तुम्हारे भाइयों ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यूं भी हो सकता था। किससे लड़ता? अपने खून से। किससे हिसाब किताब करता? उनसे जिन्हें मैंने अपनी आगोश में लेकर दुनिया दिखाई, लेकिन उन्होंने बेहतर सलूक नहीं किया मेरे साथ। उसकी कसर तुमने पूरी कर दी तो यकीन करो मेरे दिल से उनके लिए भी बुराई धुल गई। वो अच्छे ना निकले। तुम भी तो उनमें से एक हो। ये जो कुछ तुमने कर दिया है, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बढ़ा दी है तुमने। 10-20 साल और जी लूँगा। इससे ज़्यादा मुसर्रत की बात क्या है कि मेरा हर पहलू महफूज हो गया है। लेकिन एक सवाल बेटे मैं तुमसे करना चाहता हूँ। जी अबू, ये सब कुछ तुमने कहाँ से हासिल किया? ये कहाँ से मिला तुम्हें? बस यूँ समझ लीजिए अब्बू कि खुदा की देन है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। तुम महफूज तो हो ना? जी बिल्कुल। बारहा मेरे जहन में यह एहसास आया है, मुआफ़ करना, कि तुम कोई ऐसा कारोबार तो नहीं करते जो कानून की निगाहों में मुजरिमाना हैसियत रखता हो। यकीन करो मुझे इसकी बुनियाद पर यह सब कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं अब्बू, आप इत्मीनान रखिएगा, आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता। जो कुछ मैं करता हूँ ऐसा नहीं है कि कल कानून आपसे इसके बारे में कोई सवाल करे। अब्बू मुतमईन हो गए। उन लोगों के चेहरे की खुशियाँ देखने के काबिल थीं। अलबत्ता भाइयों के चेहरे तारीख हो गए। सब आते जाते थे, मुझसे मिलते थे, मेरी दावतें होती थीं। लेकिन ये इल्म नहीं था उन्हें कि मैं अब भी ऐसी ही हैसियत का मालिक हूँ कि एक दिन वालिद साहब को यह अरूज दे सकता हूँ। बहुत से मामलात इल्म में आए, बहुत से इजहार किए गए। मैंने बिल आखिर उन लोगों से कहा कि वो अपने फ़र्ज़ अदा ना कर सके तो क्या मैं भी इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार कर लेता। शर्मिंदगी तो खैर क्या ही हुई होगी, उनको हसद और जलन का शिकार हो गए। लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि कुछ कह भी नहीं सकते थे। उनकी मौजूदा हैसियत मेरी ही वजह से कायम हुई थी और ये बात वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर मैं अपना सब कुछ वापस लेने पर तुल जाऊं तो वो किल्लाश होकर रह जाएंगे। मेरे जहन के गोशे में ऐसा कोई इंतकामी तस्वुर भी नहीं आया। फिर अचानक ही तब्दीलियां हुई। सेठ जब्बार आते जाते रहते थे, लेकिन उस दिन वो खुसूसी तौर पर आए और उनके साथ जो शख्सियत मुझे नजर आई उसे देखकर मेरा दिल धक से हो गया। ये हमाद यमनी थे, बहुत लागिर हो रहे थे, हालत काफ़ी ख़राब मालूम होती थी। मैं उन्हें देखकर शशता रह गया। हमाद यमनी ने मुझसे मुसाफिया किया और मुस्कुरा कर बोले, माशाअल्लाह, यानी अब तुम इस अमल में आ गए जिसका आगाज़ तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। आप सुनाइए कैसी हैं और ये सेहत इतनी ख़राब कैसे हो गई? भाई उम्र काफ़ी गुजर चुकी है और ज़ाहिरी बात है कि ढलती हुई उम्र के साथ एज़ा भी ढलने लगते हैं। कहाँ से तशरीफ़ ला रही हैं? बस ज़रा तुमसे तफसीली मुलाकात होगी तो तमाम तफसीलात बताएंगे। जब्बार हुसैन के यहाँ आए थे, यहाँ से लंदन जाने का इरादा है। अलियास हुसैन ने तो इसके बाद इधर का रुख ही नहीं किया। जी हाँ, चचा जान के सिलसिले में मेरा जहन भी उलझता रहता है। जो ही मौका मिला मैं भी उनसे मिलने जाऊँगा। अभी यह फ़ैसला करना मुश्किल है। जब्बार हुसैन चले गए। हमाद यमनी को मैंने यहीं रोक लिया, हालांकि जब्बार हुसैन उन्हें साथ ले जाने की ज़िद कर रहे थे। हमाद यमनी ने खुद ही कहा कि वापस वहाँ खुद ही पहुँचेंगे और इसके बाद मुझे हमाद यमनी से तन्हाई में गुफ्तगू करने का मौका मिला। मेरी सवालिया निगाहों के जवाब में उनके चेहरे पर मायूसी के आसार फैल गए और मैं समझ गया कि सूरत हाल क्या रही है। वो कहने लगे, हाँ, यह हकीकत है कि मैं जितना कुछ कर सकता था उतना किया मैंने बारहा। मेरे मार के हुए और ऐसे लम्हात आ गए कि ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन वहाँ भी एक वसी और रीज़ जाल फैला लिया गया है और उस जाल में उस लड़की को इस तरह रूपोश कर दिया गया है कि उसका नामो निशान भी ना मिल सके। उन लोगों को यह एहसास हो गया है कोई पुरस्कार कुव्वत जिसके सिलसिले में वो तुम्हारा नाम लेती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उनके लिए यह लाजमी है कि वो अपने धर्म की सेवा करने के लिए शमशेरा को रूपोश रखें। यकीन करो मुझसे ज़्यादा कोशिश शायद तुम्हारे लिए भी मुमकिन ना होती।
मैंने एक ठंडी सांस ली और आहिस्ता से कहा, हमाद यमनी साहब, हकीकत यह है कि मेरी ज़िंदगी इन रास्तों की राही नहीं थी। बस यूं समझ लीजिए ज़िंदगी का एक ये तजुर्बा भी होना था। ये एक अलग बात है कि मेरे दिल में उस लड़की के लिए क्या मुकाम है, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये था कि एक मुसलमान लड़की है जो हिंदुइज़्म के जाल में फंस गई है। ये एक मजहबी फरीज़ा भी था, बेशक मैं जानता हूँ, लेकिन वो लोग आसानी से इस सिलसिले में हार नहीं मानेंगे। खैर, मैं भी आसानी से इस तस्वुर को जहन से नहीं निकाल सकता, अपनी मोहब्बत का मसला नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो फिर अब क्या इरादा है? यहाँ तुमने जो कुछ किया है उसकी मुख्तसर तफसील सेठ जब्बार ने मुझे बता दी है। हकीकतन ये नहायत ज़रूरी है। इंसान जहाँ से इब्तदा करता है वहाँ उसे मजबूत बुनियादों पर काम करना ही चाहिए। तुमने अपना फ़र्ज़ बड़ी खुश असलूबी से पूरा किया है और मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारी नेक फितरत का एक नुमाया पहलू है। शमशेरा के सिलसिले में दुख हुआ है मुझे हमाद यमनी साहब, यकीनन हुआ होगा। मैं तो खुद तुमसे सामना करने से कतरा रहा था, लेकिन आंखें चुरा लेने से कुछ नहीं होता, ये एक हकीकत है। मुझे तुम हुक्म दो, अगर कहो तो बकिया ज़िंदगी हिंदुस्तान में ही गुजार दूँ और शमशेरा को तलाश करता रहूँ। जाहिर है मेरा अपना तो और कोई ऐसा मसरफ़ है नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ। नहीं, बल्कि अब तो मेरी ये राय है कि पहले आप अपनी सेहत की जानिब तवज्जो दें। जो कुछ मैं आपको देख रहा हूँ वो देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। नहीं, तुम ये समझ लो कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं आवारा गर्दी का कायल रहा हूँ। एहसास नहीं होता, दरअसल याद नहीं रहता कि उम्र इतनी आगे बढ़ चुकी है। जो कर लेता हूँ उसके नताइज सामने आते हैं तो ये एहसास होता है कि एज़ा इतनी हिम्मत नहीं रखते जितनी हिम्मत से काम करता हूँ। यहाँ से लंदन जाऊँगा, चूँकि तवील अरसे वहीं ज़िंदगी गुजारी है। अलियास हुसैन से भी मुलाकात होगी और फिर हो सकता है गोशा नशीन हो जाऊँ। हाँ, तुम जब भी मुझसे मुलाकात करना चाहो अलियास हुसैन से रब्ता कर लेना। यकीनन। कब रवानगी है आपकी? नहीं भाई, अभी नहीं, यहाँ कुछ वक्त गुजारूंगा, हमाद यमनी ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। हमाद यमनी वापस सेठ जब्बार के यहाँ चले गए। अलियास हुसैन साहब के रिश्ते से सेठ जब्बार हुसैन से भी उनके ताल्लुकात थे। हालांकि मुझे हंसी आती थी इस बात पर कि सेठ जब्बार हुसैन यकीनी तौर पर यह सोच रहे होंगे कि एक शख्स का खर्च मजीद उन पर आ पड़ा और इसके लिए उन्हें खुसूसी अखराजात करने होंगे। मेरे वो चारों साथी भी खुशहाल हो गए थे जो मेरे लिए काम करते थे। मैं उन्हें तमाम आमदनी में से एक माकूल कमीशन दिया करता। बज़ाहिर अब मेरे सामने कोई ऐसा मसला बाकी नहीं रह गया था जिसके लिए मैं अपनी वो सख्त जिद्दोजहद जारी रखता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामलात थे जिनकी वजह से मुझे अपना काम जारी रखना था। एक रात एक क्लब से तकरीबन 11-12 लाख रुपए जीते थे मेरे साथियों ने। मैं अमूमन उनसे बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं रखता था। ये दूसरी बात है कि जानने वाले अब इस बात का अंदाज़ा लगा चुके थे कि मेरा उनसे कोई ना कोई ताल्लुक़ है। वो रकम कमा चुके थे मेरे पास से। लेकिन दूसरे दिन इत्तेफाक की बात कि वो दिन भर नहीं आए। शाम तक मैं इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने उनसे रब्ता कायम किया, लेकिन टेलीफोन पर भी उन लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। ज़रा सी कुरीद जहन में पैदा हो गई। कभी ऐसा नहीं होता था। वो लोग हमेशा मामलात के पक्के थे और कोई ऐसा काम नहीं किया था उन्होंने जिससे मुझे कोई शिकायत होती। सिर्फ ये एहसास दिल में था कि कहीं उन्हें कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया। मालूमात हासिल की, टेलीफोन करता रहा, लेकिन दूसरा दिन और दूसरी रात भी गुजर गई। इसके बाद मुझे तशवीश हुई। मैंने उनके ठिकानों पर खुद जाकर मालूमात हासिल की तो उनमें से किसी से भी मुलाकात नहीं हुई। लोगों ने बताया कि वो 2 दिन से गायब हैं और अब जाहिर है कि मेरी तशवीश बरहक थी। बात 11 लाख रुपए की नहीं थी। ये रकम तो मैं कहीं भी किसी भी जगह से कमा सकता था, लेकिन वो मेरे साथी थे और उनसे मेरा बराह रास्त रब्ता था। चुनाचे इस बार मैंने उनसे जहनी रब्ता कायम करने की कोशिश की। वो लोग खुद तो इस अमल से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन मेरे पास इस अमल का एक पहलू ये था कि मैं उन्हें जहनी तौर पर तलाश कर सकता था। लेकिन मेरी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। उनमें से किसी के भी जहन की कोई बात मौसूल नहीं हुई। गोया वो इतने फासले पर चले गए थे कि अब मेरा उनसे जहनी रब्ता मुमकिन नहीं रहा। इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकता था मैं कि वो अपना सब कुछ लेकर भाग गए। इस सिलसिले में भी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल की, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर हफ्ता और इसके बाद तकरीबन 13 दिन गुजर गए, लेकिन उन लोगों का कोई पता नहीं चला। कोई ऐसी खबर भी नहीं सुनने को मिली जिससे यह अंदेशा होता कि वो किसी हादसे का शिकार हो गई हैं। मैं हंसकर खामोश हो गया। यह भी अच्छा था कि उन्होंने मेरे वो तमाम काम पूरे करा दिए थे जिनका मैं ख्वाहिशमंद था। वैसे भी उन्हें बहुत ज़्यादा अरसे तक मैं अपने साथ नहीं रख सकता था, क्योंकि मॉडर्न दरवेश के नाम के साथ मुझ पर ये इल्ज़ामात भी आयद किए जाते कि मैं किसी ऐसी कुव्वत से आरास्ता हूँ जो मेरा साथ देती है और मैं कामयाबियों पर कामयाबी हासिल करता चला जाता हूँ। इंसानों की कमज़ोरियों को मैंने बारहा महसूस किया था।
मुझसे करीब होने वाले अफराद अपने मसाइल मेरे सामने लाते। मैं ज़ाती तौर पर तो उनकी मदद कर दिया करता, लेकिन अपने इस मसले को मैंने कभी उनके सामने नुमाया नहीं किया। ऐसे ही एक दिन जिम खाना में बैठा हुआ दोस्तों से गुफ्तगू कर रहा था कि वो लड़की भी नजर आई और उसे देखकर मैं शशदर रह गया। 100% तो नहीं, लेकिन तकरीबन 90% उसके नकूश शमशेरा से मिलते जुलते थे। जिसामत भी वही थी और चलने फिरने का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही। मैं सकते के इसे आलम में रह गया। जो लोग मेरे पास मौजूद थे उन्होंने मुझे चौंक कर देखा, फिर मेरी नज़रों का ताक़ुब करते हुए उस तक पहुंच गए। मेरे एक दोस्त ने कहा, नई शक्ल है लेकिन बहुत खूब है। मैं चौंक पड़ा। मुझे एहसास हो गया कि मेरी चोरी पकड़ ली गई है। मैं कभी उन लोगों के दरमियान हल्का नहीं रहा, चुनाचे उस वक्त भी हल्का नहीं होना चाहता था। बात मैंने मुस्कुरा कर टाल दी। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। क्या ख्याल है, कोशिश की जाए? नहीं भाई, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने कहा और सब हंसने लगे। ये भी शराफत ही का एक हिस्सा है। किसी को पसंदीदगी की निगाह से देखना गैर शरीफाना हरकत तो नहीं है। मेरा ख्याल है इस बेचारी को मौजू ना बनाया जाए तो अच्छा होगा। हजूरे वाला, आपकी निगाहें बताती हैं कि मौजू तो वो बन चुकी है। अगर ऐसा है भाई तो मेरे मसले को मुझ तक ही रहने दो। अब भला आपके लिए क्या मुश्किल है कि वो आपके करीब नजर आए? ठीक है, बशर्ते कि आप लोग मुझे तन्हाई दें। मेरे दोस्त हंसते हुए मेरे पास से रुखसत हो गए। लड़की एक मेज़ पर तन्हा बैठी हुई थी। उसके सामने मशरूब का गिलास रखा हुआ था। मैं उसे देखता रहा और मेरे दिल में अजीबोगरीब एहसास जागते रहे। शमशेरा तो नहीं है वो, सवाल ही नहीं पैदा होता। कहाँ वो मंदिर की दासी, मशरकियत का एक एक पहलू अपने चेहरे पर अयां करती हुई, और कहाँ ये मॉडर्न लड़की। दोनों में बड़ा फ़र्क है। लेकिन क्या कोई ऐसी बात हो सकती है, क्या कोई ऐसा अमल हो सकता है जिसके तहत शमशेरा ने यह सूरत इख्तियार कर ली हो? कुछ भी है, कम से कम मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अचानक ही मेरे जहन में शमशेरा की जुड़वां बहन ज़हीरा का ख्याल आया। इस नज़रिए से भी उसे देखता था। दोनों में बेहतरीन मुमासलत थी, लेकिन इसके बावजूद ज़हीरा में कुछ तब्दीलियां थीं। मेरा जहन इन लाइनों पर सोचने लगा, लेकिन अचानक ही मैं झुंझला गया। यहाँ क्लब में दाखिल होने वालों के दरमियान ऐसे तकल्लुफ़ात नहीं हो सकते थे कि अगर किसी के दिल में किसी के लिए तजस्सुस हो तो वो इतनी गहरी सोचों में डूब जाए। किसी से मिल लेना कोई ऐसी बात नहीं थी। चुनाचे मैं खुद ही उठकर उसके करीब पहुंच गया और मैंने उससे आहिस्ता से कहा, हेलो। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा, खोए खोए से अंदाज में देखती रही। फिर उसके होंठों में जुम्बिश हुई और उसने बगैर किसी तासुर के कहा, हेलो, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बैठ सकता हूँ। क्यों नहीं, वो आहिस्ता से बोली। मैं बैठ गया। वैसी निगाहों से मुझे देख रही थी जिनमें कोई तासुर नहीं था। मेरा नाम आकिल रफ़ीक है। जी। आपका नाम पूछ सकता हूँ? बेल्ला। बेल्ला? हाँ। आप मुसलमान हैं? मैंने सवाल किया और वह भटकी भटकी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, पता नहीं। जी? मेरी आंखों में हैरत पैदा हुई। पता नहीं? आपको ये पता नहीं कि आप मुसलमान हैं या नहीं? आप बार बार मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? सॉरी, मुआफ़ी चाहता हूँ। दर हकीकत मुझे आपसे ये सवाल करने का हक नहीं। ये अल्फाज मैंने आपके नाम की बुनियाद पर किए थे। आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने सवाल किया। आपको नागवार गुजरा है मेरा यहाँ आना? नहीं। अगर आप हुक्म दें तो मैं यहाँ से उठ जाऊँ? नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए मशरूब मंगाऊँ? अगर आप पसंद करें तो ज़रूर मंगाइए, मैंने कहा और उसने वेटर को इशारा किया। मैं उसकी शख्सियत में कोई अजीब सी बात महसूस कर रहा था, ऐसी बात जो उसे असल कैफियत से दूर कर देती हो। ना जाने क्यों वो खोई खोई सी थी, इस तरह जैसे अपने होशो हवास में ना हो। वेटर ने कुछ देर के बाद मशरूब लाकर मेरे सामने रख दिया। मैं उसका बगौर जायज़ा ले रहा था। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, मुआफ़ कीजिएगा बेला जी, दर हकीकत आप मेरी एक ऐसी अजीज़ हस्ती की शक्ल सूरत से मिलती जुलती हैं जो मुझे शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी है। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। कौन है वो? उसका नाम शमशेरा है। मैंने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा, अच्छा। वो बेतासुर अंदाज में बोली, आप तो उसे नहीं जानती? मैं कैसे जान सकती हूँ? उसने जवाब दिया। बेला जी, आप यहाँ कब से रहती हैं? वो मेरे इस सवाल पर जैसे सोचने लगी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, आप यकीन कीजिए, मुझे नहीं मालूम। मुझे आपके इन अल्फाज पर बार बार हैरत होती है। क्या आपको ये इल्म नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं? वो किसी कदर शर्मिंदा सी नजर आने लगी। उसके चेहरे पर कशमकश के आसार पैदा हो गए। सामने रखे हुए शरबत का गिलास उठाकर उसने उसके कई बड़े बड़े घोंट लिए। फिर आहिस्ता से बोली, आप यकीन कीजिए, मैं अपने आप से नाआशना हूँ। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। ये अल्फाज उसकी कैफियत से हम आहंग थे, लेकिन मैं आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने उसे बगौर देखते हुए कहा,
यहाँ आप किसके साथ आई हैं? क्लब में? हाँ, क्लब में खुद ही आई हूँ। क्या आप यहाँ अक्सर आती रहती हैं? हाँ, शायद 3-4 बार आई हूँ। इससे पहले आप कहाँ थी? अपने घर में। कहाँ रहती हैं आप? यहीं, इसी शहर में। जगह का नाम तो याद होगा आपको? नाम नहीं, रास्ता जानती हूँ। इससे पहले आप कहीं और रहती थी? आप तो सवाल पर सवाल किए जा रही हैं, मेरा दिमाग थकने लगा है। आप और मशरूब लीजिए, आपको सुकून देगा। मैंने जग से मशरूब उंडेलते हुए कहा। मैंने इस बात पर एतराज़ नहीं किया था और अब मेरे लिए लाजिम हो गया था कि मैं लड़की का जहन तलाश करूं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो माहौल उसके लिए बिल्कुल गैर मुनासिब था, लेकिन अब मेरा शुबा बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। करीब से देखने पर यह अंदाज़ा तो हो गया था मुझे कि वो शमशेरा नहीं है, लेकिन ज़हीरा हो सकती है। ज़हीरा बेला के नाम से यहाँ इस शहर में अपने आप से ना आशना कोई हरकत हुई है उसके साथ, कोई ऐसी कोशिश हुई है, ये बात उसके जहन में झांक कर ही पता चल सकती थी। मैंने उसे अपनी आंखों की जानिब मुतवज्जा किया और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रांस में लेने लगा।